हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पराग कोश का विकास या डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पराग कोश का परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ एंथर। इससे पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने क्या किया था, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या जो नर जनन अंग होता है किसके अंदर, आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो पुष्प होता है उसके अंदर जो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। उसके बारे में हमने क्या की थी कल, इससे पिछली वीडियो में क्या की थी, चर्चा की थी। तो आज हम क्या करेंगे, परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो देखिए, कि पराग कोश जो होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। मैंने आपको एक रफली स्ट्रक्चर बताई थी कि पराग कोश की संरचना किस प्रकार से होती है। मैंने आपको बताया था पराग कोश जो होता है चतुष्फलकी होता है। मतलब पराग कोश की कितनी भुजाएं होती है, मतलब कितने फलक होते हैं, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, उसके 4 फलक होते हैं। तो देखिए, ये पराग कोश है, ये इसके 4 फलक हो गए। मैंने आपको बताया था 2 पालियां होती हैं, ये इस तरफ वाली एक पाली हो गई, ये इस तरफ वाली दूसरी पाली हो गई, और एक पाली के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं, 2। तो ये आपका पहला कोष्ठक हो गया, ये दूसरा कोष्ठक हो गया। इसी प्रकार जो दूसरी पाली होगी उसमें भी 2 कोष्ठक होंगे, एक कोष्ठक ये रहा, एक कोष्ठक ये रहा। तो इस प्रकार एक जो परागकोश होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, टोटल 4 कोष्ठक होते हैं और 2 पालियां होती हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ संरचना थी। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि परागकोश का परिवर्तन या डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे होता है। फ्रेंड, जो हमारा परागकोश होता है उसकी संरचना शुरू से ही ऐसी नहीं होती। हमारा जो परागकोश होता है वो शुरू से ही इस प्रकार से उसकी संरचना नहीं होती। ये तो जब परागकोश पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उसके बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो परागकोश है इसकी जो संरचना होती है, जो इसका ये विकास है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर से ये पहला डायग्राम है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ देखते हैं। अगर हम बात करें तो ये आपके सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, इसमें आपको हमारा जो शुरू में जो परागकोश होता है वो क्या होता है, एक गोलाकार या एक अंडाकार रचना होती है। शुरू में परागकोश जो होता है वो चतुष्फलकीय नहीं होता, वो कैसी होती है, एक गोलाकार या एक अंडाकार रचना होती है, या एक गोलाकार या अंडाकार कोशिकाओं का समूह होता है जो एक परत से ढका रहता है। उस परत को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, एपिडर्मिस, या क्या बोलते हैं उसको, अधिचर्म या बाह्य त्वचा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है। तो ये हमारा परागकोश है। ठीक है, अब ये परागकोश क्या है, कोशिकाओं का एक समूह है। ये देखिए, ये सारी की सारी कोशिकाएं हैं, ये पूरा का पूरा कोशिकाओं का क्या हो गया, समूह हो गया। अब ये जो कोशिकाओं का समूह है ये क्या है, एक परत से ढका हुआ है। देखिए, ये आपको परत दिखाई दे रही होगी। इस परत को मैंने भी आपको बताया था, इस परत को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इस परत को बोलते हैं एपिडर्मिस, या इसे क्या बोला जाता है, बाह्य त्वचा, या फिर क्या बोलते हैं, अधिचर्म भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, शुरू में या विकास की जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसमें हमारा जो परागकोश होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो क्या होता है, एक बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस नामक परत से क्या होता है, ढका रहता है। और ये याद रखिएगा, ये जितनी भी सारी की सारी कोशिकाएं होती है विभज्योतकी होती हैं। विभज्योतकी कोशिकाएं आप जानते होंगे क्या होती हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, विभज्योतकी होती है। विभज्योतकी का मतलब होता है कोशिकाएं जो विभाजन कर सके, ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन कर सके उसे विभज्योतकी कोशिकाएं बोलते हैं। तो हमारा शुरू में परागकोश जो होगा वो विभज्योतकी कोशिकाओं का एक समूह होता है जो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है, एक परत से घिरा रहता है। इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इतनी आपको बात याद रखनी है। अब देखिए, जैसे क्या होता है, जो विकास होता है उसका क्या होता है, विकास का प्रक्रम चलता रहता है। तो उसके कुछ समय बाद जो परागकोश होता है पहले ऐसे दिखाई देता है, और जब धीरे धीरे विकास हो रहा होता है तो उसके कुछ समय बाद परागकोश हमें इस तरीके का दिखाई देता है। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब क्या है, तो जब परागकोश का विकास हो रहा है तो हो रहा होता है तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले उसके बिल्कुल बीचों बीच क्या बनते हैं, संवहन उत्तक बनते हैं। आप जानते हैं संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब परागकोश का विकास हो रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, सर्वप्रथम
जो क्या होता है बीच में क्या बनता है, संवहन उत्तक बनते हैं। याद रखिएगा, संवहन उत्तकों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, संवहन उत्तक क्या हो गए, हमारे परागकोश के बीचों बीच में बन चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, ये क्या है, एपिडर्मिस। जब संवहन उत्तक बन जाते हैं तो संवहन उत्तक बनने के बाद क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, एपिडर्मिस जो होती है हमारी एपिडर्मिस के जो नीचे का क्षेत्र होता है उसे याद रखिए क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हाइपोडर्मल क्षेत्र, या क्या बोला जाता है, अधस्तवचीय क्षेत्र बोला जाता है। याद रखिएगा, ये क्या है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के नीचे ये जितना भी स्थान है, ये वाला अगर मैं बात करूं, ये जो स्थान है आपको जहां पे ये कोशिकाएं हैं, ये सारा का सारा स्थान क्या कहलाता है, हाइपोडर्मल क्षेत्र या हाइपोडर्मल रीजन या अधस्तवचीय क्षेत्र कहलाता है। याद रखिएगा, समझ में आ गया आपको कि अधस्तवचीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, जब संवहन उत्तकों का विकास हो जाता है परागकोश के बीचों बीच में, तो क्या होता है, जो अधस्तवचीय क्षेत्र है, ये देखिए ये अधस्तवचीय क्षेत्र है, इस अधस्तवचीय क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में क्या हो जाती हैं, विशिष्ट हो जाती हैं, या वो विशिष्ट संरचना क्या कर लेती हैं, धारण कर लेती हैं। अब देखिए क्या मतलब है इसका, तो देखिए ये बाहर की तरफ हमारी आपको क्या दिखाई दे रही है, ये बाहर की तरफ हो गई एपिडर्मिस, तो ये बाहर की तरफ हो गई एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब एपिडर्मिस की जो नीचे की तरफ स्थान है, अंदर की तरफ मतलब अगर हम स्थान देखें तो उस स्थान को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोडर्मल क्षेत्र बोल रहे हैं। तो अब देखिए, हाइपोडर्मल की जो क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं थी, ऐसा माने आप, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एपिडर्मिस है, इसके नीचे वाला क्षेत्र क्या गया, हाइपोडर्मल क्षेत्र, इसके नीचे वाला क्षेत्र ये हाइपोडर्मल, इसके नीचे वाला क्षेत्र ये हाइपोडर्मल हो गया, और इसके नीचे वाला क्षेत्र ये हाइपोडर्मल हो गया। तो ये और ये कोशिकाएं जो है वो आकार में क्या हो गई, विशिष्ट हो गई। तो देखते हैं, और आकार में विशिष्ट होने का मतलब क्या है, इनकी संरचना जो होती है या जो इनका आकार होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखते हैं, हाइपोडर्मल क्षेत्र की जो कोशिकाएं विशिष्ट हो चुकी हैं, इन कोशिकाओं को याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, आर्कीस्पोरियल सेल बोला जाता है, आर्कीस्पोरियल सेल। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसे बोला जाता है प्रपशु कोशिका। क्या बोला जाता है, प्रपशु कोशिका या प्रपशु कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में देखें तो आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। तो बात करते हैं आर्कीस्पोरियल सेल है क्या, एक बार देखिए दोबारा। जब संवहन उत्तक का निर्माण हो गया बीचों बीच, तो क्या हुआ, हाइपोडर्मल जो क्षेत्र था उसकी कोशिकाएं जो हो गई वो आकार में क्या हो गई, कुछ कोशिकाएं बड़ी हो गई। तो अब वो जो कोशिकाएं बड़ी हो चुकी हैं उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रपशु कोशिकाएं बोलते हैं या आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। इन कोशिकाओं की कुछ विशिष्ट मतलब गुण होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है, याद रखिएगा, इनका जो जीव द्रव्य होता है या जो इनका क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो बहुत ज्यादा डेंस होता है या बहुत ज्यादा क्या होता है, सघन होता है। और इनका जो केंद्रक होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पष्ट होता है। तो ये आपको दो गुण याद रखने हैं, आर्कीस्पोरियल सेल होंगी, एक तो इनका जीव द्रव्य गाढ़ा होता है और इनका केंद्रक बहुत ज्यादा स्पष्ट होता है। अब क्या होता है, ये आर्कीस्पोरियल सेल जो होती हैं, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल अब बन चुकी हैं, ये आर्कीस्पोरियल सेल क्या करती हैं, ये आर्कीस्पोरियल सेल परिणीतिक विभाजन करती हैं या पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं। तो अब ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो क्या करेंगी, परिणीतिक विभाजन करती हैं और बाहर की तरफ क्या करती हैं, बाहर की तरफ भी कुछ कोशिकाएं बनाएंगी और अंदर की तरफ भी कुछ कोशिकाएं बनाती हैं। तो हम देखिए डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए, ये बाहर की तरफ क्या होगी आपकी एपिडर्मिस है, ये बीच में क्या है हमारा संवहन उत्तक है। अब मैंने क्या करा है, देखिए ये जो मैंने बीच की कोशिकाएं हैं ये नहीं बनाई है एक बार, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब देखिए ये बीच में संवहन उत्तक हो गया और ये बाहर की तरफ आपकी क्या है, ये आप बाहर की तरफ आपकी एपिडर्मिस है। अब देखिए, अब ये जो ये कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं को मैंने क्या नाम दिया था, आर्कीस्पोरियल सेल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रपशु कोशिका बोलते हैं। तो ये प्रपशु कोशिका जो होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये प्रपशु कोशिकाएं क्या करेंगी, पेरिक्लिनल, देखिए पेरिक्लिनल क्या करती हैं, ये डिवीजन करती हैं, या बोले तो परिणीतिक विभाजन करती हैं,
परिनीतिक विभाजन करती है। अब इन कोशिकाओं ने क्या करा, देखिए अब ये जो कोशिकाएं थी इन कोशिकाओं ने परिनीतिक विभाजन करा और क्या करा, अंदर की तरफ कोशिका बनाई और बाहर की तरफ कोशिकाएं बनाई। अब देखिए जब इस सेल में ऐसे डिवीजन होगा, देखिए तो कोशिका एक तो क्या बनेगी बाहर की तरफ और एक कोशिका बनेगी अंदर की तरफ। अब देखिए अब आर्किस्पोरियल सेल में के डिवीजन से बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनती है, मतलब ये जो कोशिकाएं बन रही है, ये जो बाहर की तरफ कोशिकाएं बन रही हैं, इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, याद रखिए प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये जो बाहर की तरफ सेल बन रही है इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और ये जो अंदर की तरफ सेल बन रही है इनको क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, इन्हें बोला जाता है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। इन्हें याद रखिए क्या बोला जाता है, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। तो मतलब अब क्या हो रहा है, मतलब जो हमारी क्या थी, हमारी आर्किस्पोरियल सेल थी या प्रपसु कोशिका थी, उसमें क्या हुआ, परिनीतिक विभाजन हुआ। अब परिनीतिक विभाजन हुआ तो बाहर की तरफ क्या बना, देखिए बाहर की तरफ क्या बना, बाहर की तरफ बना प्राथमिक भित्तीय कोशिका, या इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या बना, अंदर की तरफ बना प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, या प्राइमरी क्या बनी, स्पोरोजीनस सेल बनी। अब देखिए बात करते हैं कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ये क्या काम करती है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है ये क्या काम करती है। तो देखिए प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है ये आगे फिर क्या करेगी, ये आगे लगातार फिर क्या करेगी, विभाजन। ये आगे क्या करती है, लगातार विभाजन करती है और क्या करती है, पराग कोश की, क्या करती है, पराग कोश की भित्तियों का निर्माण करती है। पराग कोश की भित्तियों का क्या करती है, निर्माण करती है। याद रखनी है आपको बात। ये देखिए क्या करती है, अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं थी जो बाहर की तरफ बनी थी वो क्या करती है, अब ये कोशिकाएं जो होंगी लगातार विभाजन करेंगी। ये कोशिकाएं लगातार अपनीतिक विभाजन करेंगी और क्या करेंगी, परिनीतिक विभाजन, मतलब पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन करेंगी और क्या बनाएंगी, जो पराग कोश होता है उसकी क्या बनाती है, भित्ति बनाती है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब बात करते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं की। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं वो कहाँ है, अंदर की तरफ होती है। कहाँ होती है, याद रखिएगा, अंदर की तरफ होती हैं। और ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, याद रखिएगा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती हैं, पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह क्या करती है, वर्क करती है। अब देखिए, अब ये जो क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये क्या करेंगी, अब ये कोशिकाएं क्या करेंगी, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में, ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं ये क्या करेंगी, पराग मात्र कोशिका में बदल जाएंगी या फिर किस में बदल जाएंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करेगी। दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब क्या है, ये कोशिका आगे चलकर किस में बदल जाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में या फिर पराग मात्र कोशिका में बदल जाएगी। और वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है ये, या फिर पराग मात्र कोशिका जो है, परागकण मात्र कोशिका, ये क्या करती है, ये पराग कणों का निर्माण करती है या लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो इसका मतलब अगर मैं जाहिर सी बात कहूं कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या करती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कार्य है कि ये लघु बीजाणु या क्या कर रही है, पराग कणों का निर्माण कर रही है। तो आपको बात याद रखनी है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या कर रही है, लगातार विभाजन करेगी और क्या करेगी, पराग कोश की भित्तियों का निर्माण करेगी। और जो आपकी कौन सी कोशिकाएं हैं, जो आपकी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो अंदर की तरफ है, ये क्या कर रही है, ये क्या करेंगी, ये आगे पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह क्या करती है, वर्क करती हैं और आगे क्या करेंगी,
अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करेंगी, पराग कणों का या लघु बीजाणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके बाद क्या होगा, देखिए अब ये लगातार क्या करते रहेंगे, ये कोशिकाएं भी विभाजन करेंगी और ये कोशिकाएं भी विभाजन करेंगी, और जो क्या होगा, परागकोश होगा हमें कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये पूर्ण विकसित क्या है, एक परागकोश की संरचना है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, सारा का सारा देखिए, ये जो आपको सारा का सारा भाग दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है, परागकोश की भित्ति है। ये जो आपको मैं अगर बताऊं तो ये इतना भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो क्या हो गया, परागकोश की भित्तियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपको अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है, इनका समूह है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो हमारा क्या है, परागकोश है, उसका विकास होता है। तो एक बार जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हुआ। देखिए सारा का सारा शुरू में देखिए, परागकोश जो था वो क्या था, कोश समांगी मतलब कि विभजोतकी कोशिकाओं का समूह था जो एपिडर्मिस से घिरा हुआ था, याद रखिएगा। ये एपिडर्मिस को आपको याद रखना है, इसका मैं आपको आगे इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि शुरू में जो क्या होता है, परागकोश होता है वो विभजोतकी कोशिकाओं का समूह होता है जो किससे घिरा रहता है, एक जो क्या होती है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होती है, उससे घिरा रहता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके थोड़े समय पश्चात जो क्या होगा, परागकोश के बीच में क्या बनता है, संवहनोत्तक बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, जो हाइपोडर्मल क्षेत्र होता है, हाइपोडर्मल क्षेत्र एपिडर्मिस के जो बिल्कुल नीचे क्षेत्र होता है, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल क्षेत्र। तो हाइपोडर्मल क्षेत्र की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, विशिष्ट हो जाती हैं, या वो क्या हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं। और जो कोशिकाएं विशिष्ट हो जाती है या आकार में बड़ी हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्रपसु कोशिकाएं बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये आर्किस्पोरियल सेल क्या करेगी, ये क्या करती है, आपका परिणीतिक विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगी। तो अंदर की तरफ क्या बनाएगी, अंदर की तरफ बनाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, और बाहर की तरफ क्या बनाएगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या काम कर रही है, लगातार ये आगे विभाजन करेंगी, और ये क्या करेगी, जो परागकोश की क्या होती है, जो भित्तियां होती हैं, उसका निर्माण करती है। अगर हम बात करें कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होंगी, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं आगे पराग मात्र कोशिका की तरह काम करेगी, या लघु बीजाणु कोशिका मात्र कोशिका की तरह काम करेगी, और लघु बीजाणुओं का या पराग कणों का निर्माण करती है। तो पूर्ण विकसित जो हमारा परागकोश है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखिए टेट्रागोनल है, इसमें चार आपको, ये देखिए 1 2 3 4 चार आपको कोष्टक दिखाई दे रहे हैं। इन कोष्टकों को मैंने आपको बताया था लघु बीजाणुधानी या परागधानी या परागपुट बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या बनते हैं, इन कोष्टकों के अंदर ही क्या बनते हैं, परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। और वो लघु बीजाणु बनते किससे हैं, पराग मात्र कोशिकाओं से बनते हैं। तो अब एक चीज और देखते हैं हम, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, ये देखिए ऊपर लिख रखी है मैंने कि पराग, ये तो आपका पूरा हो गया है कि परागकोश किस तरीके से क्या होता है, जो विकसित होता है, या परागकोश का विकास या एंथर का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परागकोश का विकास किस तरीके का होता है। तो याद रखिएगा, परागकोश का विकास या परागकोश का जो परिवर्तन होता है वो सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। अब क्या मतलब है सुबीजाणुधानीय प्रकार का मतलब, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्या होता है, यहां पर क्या बनती है, आर्किस्पोरियल सेल बनती है। मैंने आपको बताया था आर्किस्पोरियल सेल या प्रपसु कोशिकाएं बनती हैं। तो देखिए अब हमारा जो ये परागकोश है, ये हमारा क्या है, परागकोश। हमारा परागकोश एक से ज्यादा क्या प्रपसु कोशिकाओं से बन रहा है, या एक से ज्यादा आर्किस्पोरियल सेल से बन रहा है। देखिए 1 2 3 4, यहां तो खैर 4 बना रखी है, हालांकि बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब जब परागकोश का विकास एक से ज्यादा किससे, प्रपसु कोशिकाओं से या आर्किस्पोरियल सेल से होता है, तो इस प्रकार का जो क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, सुबीजाणुधानीय प्रकार का क्या बोला जाता है, उसे परिवर्तन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे 12th के बोर्ड में या आपसे नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो परागकोश का परिवर्तन होता है किस प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। और क्या होता है सुबीजाणुधानीय प्रकार का मतलब, मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो थी जिसमें हमने क्या करा, परागकोश के परिवर्तन के बारे में जाना।
इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो पराग कोश की संरचना है, ये देखिए हम क्या करेंगे आगे, मैंने बताया था पराग कोश की भित्तियां बन रही हैं और पराग कण क्या बन रहे हैं। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो पराग कोश होता है हमारा, उसके अंदर कौन कौन सी भित्तियां होती हैं और आगे जो होते हैं वो लघु बीजाणु या पराग कण जो होते हैं उनका निर्माण किस तरीके से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो ना तो इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हो कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।